हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लास 7 में, जिसमें आज हम विभिन्न खेलों से संबंधित क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और उसमें कप और ट्रॉफ़ी बताए किस खेल में कौन सी ट्रॉफ़ी और कौन सा कप दिया जाता है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है कि रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी। किस वर्ष की थी इसकी घोषणा रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2004 में जो है इसकी घोषणा की गई थी विलेज ऑन व्हील्स की। और किसने की थी, तो उस समय जो है रेल मंत्री थे लालू प्रसाद। उस समय रेल मंत्री थे लालू प्रसाद जो है वो 29 जनवरी 2004 को पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर भारतीय रेलवे की ये पहली विशेष ट्रेन विलेज ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाई थी। कब दिखाई थी, तो 29 जनवरी 2004 को। सेकंड क्वेश्चन है कि रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में कहाँ स्थित है। तो हाजीपुर में कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार में। आंसर हो जाएगा बिहार में। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1925 में चली थी पहली जो है विद्युत ट्रेन। तो भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 कब चली थी, तो 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे वीटी जिसका नाम अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है उस और कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। ट्रेन को 1500 वोल्ट डीसी पर विद्युतीकृत किया गया था। इसे तत्कालीन बॉम्बे गवर्नर सर लेस्ली विल्सन ने झंडी दिखाकर रवाना किया था। तो कब ये चली थी ट्रेन, 3 फरवरी 1925 को चली थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है वो स्थित है वडोदरा में। कहाँ पे स्थित है, वडोदरा में। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को वज्रभूमि के रूप में जाना जाता है। किस देश को वज्रभूमि के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान को जाना जाता है वज्रभूमि के रूप में। क्यों, क्योंकि हिमालय की घाटियों से होकर निकलने वाले हिंसक और बड़े वज्रपात के कारण इसको जो है वज्र की भूमि कहा जाता है, भूटान को। अगला प्रश्न है कि 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार को। ऑप्शन नंबर ए, अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड हैं पॉइंट्स, जैसे कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है, इसके पहले अभी आपने देखा। और दूसरा है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप समूह को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय जो कि भारत में है इसको मालदीव से अलग करता है। और विश्व की सबसे लंबी जल संधि अगर आपसे पूछेगा तो सबसे लंबी जल संधि है मलक्का जल संधि। विश्व की सबसे लंबी जल संधि कौन सी है, मलक्का जल संधि। डेविस जल संधि विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, तो डेविस जल संधि है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय कौन थी, तो उनका नाम था आरती साहा उनका नाम था। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी जल संधि कौन सी है। अभी आपने पिछले वाली स्लाइड में देखा कि सबसे लंबी जल संधि कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा मलक्का जल संधि। सबसे लंबी जल संधि मलक्का जल संधि है। मलक्का जल संधि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मलक्का जल संधि विश्व की सबसे लंबी जल संधि है और यह जल परिवहन के माध्यम से विश्व का सबसे व्यस्ततम मार्ग है।
सबसे व्यस्ततम मार्ग है। और भारत और चीन के बीच में सबसे कम दूरी का रास्ता मलक्का जल संधि से है। मलक्का जल संधि से सबसे कम दूरी का रास्ता निकलता है भारत और चीन के लिए। मलक्का जल संधि मलेशिया और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है मलक्का जल संधि। दूसरा इंपॉर्टेंट जल संधि है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया को किससे अलग करती है? तो उत्तरी अमेरिका से। बेरिंग जल संधि दक्षिण में प्रशांत महासागर को उत्तर में चुक्सी सागर आर्कटिक महासागर से जोड़ती है। बेरिंग महासागर एशिया में रूस से साइबेरिया को, उत्तरी अमेरिका में यूएसए के अलास्का को अलग करती है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि से ही गुजरती है। ये भी पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है किस जल संधि से गुजरती है? तो बेरिंग जल संधि से गुजरती है। अगला है हरमुज जल संधि। हरमुज जल संधि ये उत्तर में ईरान और दक्षिण में यूएई तथा ओमान को अलग करती है। हरमुज जल संधि ईरान और उत्तर में ईरान और दक्षिण में यूएई तथा ओमान को अलग करती है। हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तथा हिंद सागर से जोड़ती है। विश्व का 1/3 प्राकृतिक गैस और 25% पेट्रोलियम इसी जल संधि से परिवहन किया जाता है, हरमुज जल संधि से। अगला जल संधि है बाब अल मंडाब जल संधि। बाब अल मंडाब जल संधि अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। ये किसको अलग करती है? अफ्रीका और एशिया को अलग करती है बाब अल मंडाब जल संधि। यह जल संधि एशिया के यमन को अफ्रीका के इरिट्रिया, इथोपिया और जिबूती से अलग करती है। यह जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है बाब अल मंडाब जल संधि। अगर भारत या हिंद महासागर से स्वेज नहर के जरिए भूमध्य सागर जाना है तो बाब अल मंडाब जल संधि से जाया जाता है। अगला पॉइंट है कि अगला है जल संधि जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को यूरोप, इबेरिया प्रायद्वीप से अलग करती है। जिब्राल्टर जो है वो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है। यह जल संधि यूरोप के स्पेन देश को अफ्रीका के मोरक्को को अलग करती है। यूरोप के स्पेन देश को, किस देश को? स्पेन देश को, और अफ्रीका के मोरक्को देश को अलग करती है। देखिए आपसे देश भी पूछा जा सकता है, आपसे महाद्वीप भी पूछा जा सकता है, और उसमें कौन से देश से अलग होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये दोनों जानना आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूरोप के स्पेन और अफ्रीका के मोरक्को से अलग करती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? आगा खान कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 हॉकी से संबंधित है ये। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं कुछ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला पॉइंट है कि इंडियन प्रीमियर लीग जो कि अभी चल रहा है आईपीएल, और ये इसकी शुरुआत हुई थी 2008 से। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 से हुई थी। दूसरा इंपॉर्टेंट ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, जिसकी शुरुआत 1934 से हुई थी। एशिया कप, विभिन्न एशियाई देशों के बीच में क्रिकेट प्रतियोगिता, भारत सर्वाधिक बार विजेता रहा है इसका। तो ये जो एशियाई देश हैं उनके बीच जब क्रिकेट प्रतियोगिता होती है तो इसमें एशिया कप दिया जाता है। एसएच कप दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होने वाले टेस्ट सीरीज में। फ्रीडम ट्रॉफी, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज
में फ्रीडम ट्रॉफी दिया जाता है और इसका दूसरा नाम है गांधी मंडेला सीरीज। इसको गांधी मंडेला सीरीज के नाम से भी जाना जाता है फ्रीडम ट्रॉफी को। और 6 पॉइंट है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले टेस्ट सीरीज में दिया जाता है। और कुछ और भी ट्रॉफियां हैं जैसे दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी। ये सारे जो ट्रॉफी और कप हैं ये क्रिकेट से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है हॉकी से संबंधित प्रमुख ट्रॉफी। तो हॉकी में कौन कौन से ट्रॉफी हॉकी में दिया जाता है? तो पहला है सुल्तान अजलान शाह कप। ये मलेशिया द्वारा 1983 से आयोजित किया जाता है। दूसरा है बेटन कप। बेटन कप भारत का सबसे पुराना हॉकी का टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1895 से कोलकाता में हुई थी। तीसरा है इसे आगा खान टूर्नामेंट भी कहा जाता है। अगला ट्रॉफी है MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप। ये भी भारत का घरेलू टूर्नामेंट है और बेटन कप के बाद दूसरा सबसे पुराना कप है। आगा खान गोल्ड कप, ध्यान रखिए आगा खान गोल्ड का बांग्लादेश का हॉकी टूर्नामेंट था जिसे अब बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी। ये भारत में महिलाओं का हॉकी टूर्नामेंट है। महिलाओं का जो हॉकी टूर्नामेंट होता है उसमें लेडी रतन टाटा ट्रॉफी दिया जाता है। इस ट्रॉफी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। अगला है इंदिरा गांधी गोल्ड कप और रंगेश्वरी कप। ये सारे जो ट्रॉफी और कप हैं वो हॉकी से संबंधित हैं। तीसरा है टेनिस से संबंधित ट्रॉफी। टेनिस में कौन कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? तो पहला है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। लॉन टेनिस से संबंधित 4 टूर्नामेंट को संयुक्त रूप से ग्रैंड स्लैम कहते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, तीसरा है विंबलडन ओपन और चौथा है US ओपन। ये चारों जो है वो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहलाते हैं। दूसरा है डेविस कप। डेविस कप जो है 1900 से प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला पुरुष टेनिस टूर्नामेंट में दिया जाता है। तीसरा है फेड कप। ये फेड कप जो है 1963 से आयोजित होने वाला महिला टेनिस टूर्नामेंट में दिया जाता है। डेविस कप पुरुष टेनिस टूर्नामेंट है और फेड कप महिला टेनिस टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? आप सभी को पता होगा क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर 3 नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसकी क्षमता 1,32,000 है। यहाँ पे 1,32,000 लोग बैठकर क्रिकेट देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेडियम के नए बदले हुए नाम। ये भी जानना आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है। तो पहला है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जिसका नाम अब अरुण जेटली स्टेडियम रख दिया गया है। दूसरा है इकाना स्टेडियम जो कि लखनऊ में है, इसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम हो गया है। तीसरा है सरदार पटेल स्टेडियम जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब रख दिया गया है जो कि अहमदाबाद में है। तो ये तीनों स्टेडियम हैं जिनका नाम बदला है और ये आपको उसका जो दूसरा नाम है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड क्रिकेट से, खेल से। तो पहला है पॉइंट, भारत और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जिसकी क्षमता 1 लाख है। इसे मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण ओडिशा के राउरकेला में हो रहा है जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है और उसका नाम क्या होगा। तो ये बन रहा है उड़ीसा के राउरकेला में और इसका नाम होगा बिरसा मुंडा स्टेडियम। तीसरा पॉइंट है कि भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो है ईडन गार्डन स्टेडियम जो कि कोलकाता में है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है ईडन गार्डन। और चौथा पॉइंट है हिमाचल प्रदेश के सिसु में विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम प्रस्तावित है जिसका नाम लाहौल क्रिकेट स्टेडियम होने वाला है। इसका नाम क्या होने वाला है? लाहौल क्रिकेट स्टेडियम। फोर्थ अगला पॉइंट है कि ग्रेटर नोएडा में स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भारत का एकमात्र फॉर्मूला 1 रेस कार ट्रैक है। रेस कार ट्रैक जो कि ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ये सारे पॉइंट्स जो भी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मैं, सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा है? कौन सा देश है जो सबसे पहले राष्ट्रीय गान जो है प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान जो है सबसे पहले राष्ट्रीय गान अपना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है कि दुनिया में सबसे पुराना झंडा किस देश का है? सबसे पुराना झंडा जो है वो है डेनमार्क का। ऑप्शन नंबर 3 डेनमार्क। डेनमार्क का झंडा सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? कौन सा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ सकता है? तो इसका नाम है हमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर 3 हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ऑप्शन नंबर 2 रेटिनॉल। ये ऐसे क्वेश्चन जो है टेट में पूछे जाते हैं, DSSB में भी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे मतलब अभी विटामिन ए का, सी का, डी का, ई का, के का, बी का, B12, B9 कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है, किसी का भी रासायनिक नाम पूछा जा सकता है। तो इस स्लाइड में मैंने सबके नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, सी का रासायनिक नाम है स्कॉर्बिक, डी का नाम है एग्रोकैल्सिफेरॉल, ई का नाम है टेकोफेरॉल्स, के का नाम है फाइलोक्विनोन, B1 का नाम है थाइमिन, B2 का नाम है राइबोफ्लेविन, B3 का नाम है नियासिन, B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड, B6 का नाम है पायरोडेक्सिन और B7 का नाम है बायोटिन, B9 का नाम है फॉलेट और B12 का नाम है कोबालमिन। तो ये जो है सारे जो रासायनिक नाम हैं सारे विटामिन्स के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है कि देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। तो और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे भारत में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है वो 10 है, सबसे अधिक है। अंडमान और निकोबार में 9 है। राष्ट्रीय उद्यानों के साथ दूसरे स्थान पर है ये। पहले स्थान पे है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर है अंडमान और निकोबार। मिजोरम और हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जबकि तेलंगाना में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो भारत में कुल मिलाकर 104 राष्ट्रीय उद्यान, 551 वन्यजीव अभ्यारण्य, 131 समुद्री संरक्षित क्षेत्र, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 88 संरक्षण रिजर्व और 127 सामुदायिक रिजर्व है। और एक पॉइंट ये है जो कि पंजाब राज्य में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। बाकी जो पॉइंट्स हैं ये ज़रूर आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। कब हुई थी? 2014 में हुई थी स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर का अभियान है और यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। तो ये रहा आज का क्लास, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चंस के लेवल कैसे लगे आपको, आप ज़रूर बताइएगा। और आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप बताएंगे तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, तो आप उसको ज़रूर बताइए। और प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर शेयर कर दीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों को। थैंक यू।